आज हम 5 अप्रैल 2022 को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 का जो पेपर हुआ था विज्ञान का, उसको अपन हल करते हैं। अपने जो पहले 3 प्री बोर्ड लिए थे, इन 3 प्री बोर्ड में से कम 80 से 85% तक पेपर ये आया है। जैसे अपने तीनों प्री बोर्ड में 36 अभ्यास दिए थे, उसमें से 5 से 6 अभ्यास तो इस पेपर में आए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे होता है? परिसंचरण से होता है हमेशा हृदय का भाग। कौन सा यंत्र रक्तदाब को मापने का आता है? स्पाइगनोमीटर। ठीक है ना। अगला है, आउटू को थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है, क्या होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला ओब्लेटा। अगला है, निम्न में से कौन से पदार्थ क्लिष्ट जल उपस्थित नहीं है? देखो, जैसे धोनी का सोडा होता है, उसके सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु होते हैं। ठीक है, इसके साथ आधा जल का अणु होता है। जिप्सम के साथ 2 होता है, तो कौन सा होता है? बेकिंग सोडा, उसके साथ क्लिष्ट जल उपस्थित नहीं होता है। ये भी अपने परिबोर्ड में दिया हुआ था। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक तत्व क्यों मुलायम है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब देखो, जैसे एस ब्लॉक के तत्व होते हैं सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? सारे तत्व क्या होते हैं? मुलायम। तो कौन सा होता है इसमें? पोटेशियम। और एस ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक क्रियाशील भी होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। समतल दर्पण पर भी होता है, उत्तल दर्पण पर भी होता है, और किस पर होता है? अवतल दर्पण। उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी प्रकाश की चाल। देखो, इसके अंदर एक अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। अपन को माध्यम में ज्ञात करना है, अपवर्तनांक दे दिया है, तो v बराबर c बटा n। c कितना होता है? निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, बटा 1.33। तो कितना आएगा? आंसर लगभग आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलाम। दिए गए परिपथ ए बी में तुल्य प्रतिरोध। देखो, ए और बी के अंदर क्या क्या याद करना अपन को? तुल्य प्रतिरोध। तो देखो, इसमें ये प्रतिरोध और ये आपस में क्या है? श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। R बराबर R1 + R2, तो 2 + 2 क्या हो गए? 4। अब ये 4 हो गया और ये भी 4 है, तो ये आपस में क्या हो गए? यहाँ से दोनों के है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, तो 1/4 + 1/4 लघुत्तम लेंगे अपन। 4 1 + 1 2/4, तो 1/R बराबर कितना हो गए? 2/4, तो R बराबर क्या हो गया? 4/2 बराबर आंसर 2। तो आंसर कितना आया? 2 ओम। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति कहते हैं, क्या होता है? विद्युत जनित्र होता है। अगला है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा क्रियाविधि को क्या कहते हैं? पुनर्भरण। ठीक है, संदेश संचारित करने के लिए तंत्र या तंत्र में आवेग को प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत व रासायनिक दोनों किए जाते हैं। रासायनिक आवेग को प्रयुक्त किया जाता है। परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की होती है, क्या होती है? हमेशा कमी होती है। 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जाती है, तो क्या होती है? कमी। टेरी बात कहाँ पर है? गंगा नदी के ऊपर। ठीक, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी m/v/u और h/h। ये आवर्धन का सूत्र क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में होता है, किसका होता है? टंगस्टन का। तंत्रिका तंत्रिका होता है संगठित जाल होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का। तंत्रिका कोशिकाओं का। कौन सी अंतःस्रावी मानव शरीर की वृद्धि से संबंधित कौन सी होती है? पीयूसी ग्रंथि। CFC का पूरा नाम, CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव में कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? ठीक है ना, कौन से अंग में पाया जाता है कोलिफॉर्म जीवाणु? मानव की आंत में। पुनर्चक्रण क्या? पुनर्चक्रण जैसे ताप शून्य प्लास्टिक व शीशा, जिनको गलाकर वापस पुनः उपयोगी योग्य वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? पुनर्चक्रण। संतरे में कौन सा संतरे पाए जाने अम्ल का नाम कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल, जो नींबू में भी होता है। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नाम है। देखो, आपको सचित्र बनाना है। 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड, इनमें से क्या कर देना? विद्युत धारा कुंजी लगा देना है। ठीक है ना, प्लस माइनस। ठीक है ना,
तो प्लस वाला तो क्या होगा एनोड, माइनस वाला क्या हो गया कैथोड, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको अम्ल के जलीय अम्ल को HCl + H2O इसे लिख के आपको ये डायग्राम बनाना था सिर्फ। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में क्या है, स्वाद अम्ल क्या होते हैं स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में क्या होते हैं कड़वे। दंत से का कारण है pH कितनी होती है दंत से के अंदर 6.5 से कम होने पर क्या होता है दंत से। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य है, 6.5 5.5 कम होने से विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है ना। तो धारा नियंत्रण से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा जिसे धारा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम होगा। धारा नियंत्रण क्या होता है प्रतिरोध में परिवर्तन होगा जिसे धारा को भी नियंत्रित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर देखो। प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, वह धारा जिसमें दिशा व धारा का मान दोनों समय के साथ क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं, उसकी दिशा भी वह धारा के मान में भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं, उसे तो बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जबकि वह धारा जिसमें धारा की दिशा व धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होते उसको क्या बोलते हैं दिष्ट धारा। ये दिष्ट धारा हो गई, ये प्रत्यावर्ती धारा। किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, परिनालिका होगी इसके भीतर अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र हो क्या होगा समान। तो आंसर क्या होगा समान चुंबकीय क्षेत्र। जैव विकास प्रक्रिया में जीवाश्म की भूमिका देखो। जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म के द्वारा किसी प्राचीन समय में जीवों की आकृति संरचना, ठीक है ना, उनका अनुमान वह पता लगाया जा सकता है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, दोहरा परिसंचरण मानव में अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दाएं हिस्से में बहता है और शुद्ध रक्त बाएं हिस्से के अंदर बहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मानव के अंदर अशुद्ध रक्त व शुद्ध रक्त को मिलाने के लिए मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मनुष्य शरीर का ताप बनाए रखने के लिए उसको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य के शरीर में क्या होता है दोहरा परिसंचरण होता है। मेंढक व छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। देखो समजात अंग का जो मेंढक व छिपकली के जो पैर होते हैं ना वो समजात अंग, उनका क्या बनाना आपको चित्र बनाना है। परितंत्र में उत्पादक व भोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं जैसे पेड़ पौधे। वे जीव जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता एक से अधिक प्रकार के होते हैं जैसे प्राथमिक द्वितीय तृतीय। ये पौधों से प्राप्त ऊर्जा को ही अपने उपयोग में लेते हैं। लोहा धातु पर भाप क्रिया का चित्र बनाना आपको, जैसे एक बर्नर बना देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक प्रकनली बना देनी है इस हिसाब की। इसके अंदर जैसे यहाँ पर जल है, यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो इसकी भाप की क्रिया विधि को इस हिसाब से आपको समझाना है। एक इधर से इसमें भाप के द्वारा आ रही है और एक इसके अंदर इकट्ठी हो रही है दूसरी प्रकनली के अंदर, ठीक है ना। एक पात्र है, इसके अंदर क्या है पानी। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा आता है, वह सबसे गर्म होकर इसके साथ भाप कर यहाँ पर इसको इकट्ठी कर लेते हैं। लवण में विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चीज ये कौन सी है, क्लोरोसार अभिक्रिया, ध्यान रखना है क्लोरोसार, ठीक है ना। तो लवण विलयन में चालकता की जांच का, तो क्लोरोसार अभिक्रिया के अंदर है 2 इलेक्ट्रोड लेंगे कैथोड और एनोड, ठीक है ना। उनको भी विद्युत परिपथ से जोड़ देना है जांच का। तो एक से कैथोड से तो कौन सी गैस बाहर निकलेंगी हाइड्रोजन, और एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलती है हमेशा क्लोरीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको एक चित्र आता है। मैग्नीशियम रिबन वायु के दहन से वोज ग्लास एक्सटे होने वाले उत्पाद का, देखो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार की राख होती है, सफ़ेद राख, श्वेत राख होती है, एक तरह से वाइट कलर की राख होती है। तो आपको एक बर्नर बनाना था, जल रहा है, ठीक है ना। तो उस पर एक मैग्नीशियम का फित्ता था, उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, उसको जलाने के बाद में यहाँ पर एक प्याली रख दी थी जिसके अंदर उसकी राख क्या किया जा रहा था, इकट्ठा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो भी चित्र अपने एग्जाम और किताब के अंदर उसको बनाना था। ऊष्माशोषी विक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ अगर
उष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ अगर उष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अपने ज़्यादातर उष्माक्षेपी क्रिया जैसे श्वसन अभिक्रिया, किसी का उदाहरण भी लिखना चाहो तो, लेकिन इनकी क्या लिखनी थी, परिभाषा लिखनी थी। तन्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता एक धातु का गुण होता है, जब धातु को खींचकर लंबा करके एक तार में परिवर्तित किया जाए तो इस गुण को धातुओं का तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। अपवर्तन के दो नियम क्या होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, ये नियतांक, ठीक है ना। तो ये दो अपवर्तन के नियम लिखने हैं। सरणीक्रम संयोजन में 4 प्रतिरोध R1 R2 देखो सरणीक्रम संयोजन में जो ये प्रतिरोध होंगे ना, अपन जानते हैं इनको सूत्र की उत्पत्ति करनी है आपको। तो सबसे पहले क्या लिखना है, अपन जानते हैं सरणीक्रम में अंदर विभवांतर भिन्न होते हैं, तो अगर विभवांतर भिन्न होगा तो धारा सब में समान बहती सरणीक्रम होंगे ना, जैसे तो इसमें क्या होंगी, इसमें R1 होगा, V1 होगा, R2 होगा, V2 होगा, लेकिन धारा दोनों में क्या होंगी, I होगी। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, ठीक है ना, V3 बराबर IR3। बाद में क्या लगेंगे, हम जानते हैं कि सरणीक्रम में सभी विभवांतर एक तुल्य विभवांतर के समान होते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इनके मान इसमें रख देंगे। V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। I को कॉमन ले लिया तो V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। I वज्र गुणा में V के नीचे आएगा, अपन ओम के ने V बराबर IR, R बराबर क्या होगा, V बटा I, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको अपन को क्या करना था, निकालना था। एक 4 ओम प्रतिरोध 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित। तो उष्मा, देखो उष्मा का सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT। I कितनी, धारा कितनी है, 10, 10 इंटू 10, प्रतिरोध कितना है 4, समय कितना है 2 सेकंड, तो गुणा कर दो 8, तो 800 जूल आ गया, ठीक है ना। परिनालिका क्या है, अगर विद्युत रोधी तांबे को तारों को लपेट कर, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई नलिका को क्या बोलते हैं अपने, परिनालिका। परिनालिका में विद्युत चुंबक कैसे कार्य, परिनालिका में 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, दूसरा सिरा परिनालिका का दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके अंदर अगर हम अपन नरम लोहे की क्रोड को रखते हैं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबक को निर्माण के लिए परिनालिका को काम में लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में होने वाली 3 घटनाओं। प्रकाश संश्लेषण पहली घटना क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तीसरी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे 6H2। ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग करेंगे, CO2 किस में करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करें। तो ये तीनों घटनाओं को समझाना था आपको। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाए। देखो मानव के फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को हम श्वसन क्रिया द्वारा, मुख के द्वारा नासाग्वास्य होती है, जो घर्षण से श्वास नली से श्वसनिकाओं के से होती है, वायु कहाँ पहुँचती है, ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुँचती है। फेफड़ों में कुपिकाएँ होती हैं, कुपिकाओं के अंदर रक्तवाहिनियाँ होती है, तो कुपिकाओं में जो रक्तवाहिनी होती है, जो फेफड़ों आई ऑक्सीजन क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। वह ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, उस ऑक्सीजन को लेकर अपने शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हीमोग्लोबिन वर्णक होता है लाकर फेफड़ों में छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अपने फेफड़ों में ये फुफ्फुस की कार्य प्रणाली समझानी थी। प्लेन एरिया, देखो प्लेन एरिया एक सिंपल सा चित्र था इस सांप का, इसमें 2 आंखें थी, इस सांप का सा एक चित्र को क्या बोल देते हैं, प्लेन एरिया का चित्र। विकासीय संबंध में जीवाश्म क्या महत्व है। देखो विकासीय संबंध में जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म प्राचीन समय में जो
जीव थे जो गर्म मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े दबने से उनकी छाप बन गई थी, जो उनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं। उन जीवाश्मों से उन प्राचीन समय में जीवों और आधुनिक जीवों की आपस में तुलना करके उन जीवों के नष्ट होने की या विलुप्त होने की जानकारी प्राप्त होती है, तथा उनके जैव विकासीय क्रम, उस वक्त जीवों का जैव विकासीय क्रम कितना था, प्रकृति वायुमंडल में धीरे धीरे समय के साथ अब जीवों में किस प्रकार से परिवर्तन हो गया है। तो इस हिसाब से अपने विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व है काफ़ी ज़्यादा है। आपस में तुलना करके जो विलुप्त जीव होते हैं उन जीवाश्म में उनको आधुनिक जीवों के साथ तुलना करके उनके आकृति, रहन सहन, उनके परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। मेंडल में किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण का किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण का, आपको एक विकल्पी संकरण के जोड़े का, एक विकल्पी कौन थे, जैसे आपको एक बताया था लंबे मटर के पौधे, एक बोने मटर के पौधे, आपस में संकरण कराने से F1PD में क्या बनेंगे, विषमयोगी जीव। जो लंबे होंगे उनमें सब परागण कराने से F2PD में क्या बनेंगे, 1:2:1, तो जीनी अनुपात और बाह्य लक्षण अनुपात 3:1। ये आपको आरेख चित्र के द्वारा समझाना था। अगला था ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण सहित। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया कौन सी कहते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसने ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने से क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया के अंदर किसका संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन अभिक्रिया। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 6 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। कॉपर भी कितने हो गए, 3, तो ये भी 3 लगे। अब ये कैसी अभिक्रिया हुई, संतुलित अभिक्रिया हो गई। अगली है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका संयोग होता है, हाइड्रोजन का। जैसे ये अपनी क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से कराते हो तो कॉपर प्लस किसका निर्माण होता है, H2O। अतः इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी वो कहाँ निकली, उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, एरिया आपको रासायनिक समीकरण लिख देनी है। अब निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखो यहाँ पर देखना, उत्पाद में सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, 2 सोडियम हो गए। फिर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4। ठीक है ना, 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर अपन कितने कर देंगे, 2। ठीक है ना, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 2 6 हो गई। तो यहाँ पर भी 4 2 6 हो गई। ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। विद्युत मोटर क्या होंगे, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उसकी पूरी क्रियाविधि को आपको क्या करना है, समझाना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का मतलब बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम के अनुसार जैसे इस हिसाब से आपको बनानी थी। अंगूठा, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा सभी एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धाराएं चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल को समझाना है। देखो आपको क्या समझाना, बल को। तो इसके अंदर इसके अंदर अपन कहेंगे एक एल्यूमिनियम की लोहे की छड़ लेंगे, उसके अंदर उसको किसी परिपथ से जोड़ देंगे और उसमें क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, और इसको एक धागे से बांध के इसे लटका देंगे। ठीक है ना, तो अपन इधर एक चुंबक रख देंगे। ठीक है ना, जिसमें नॉर्थ और एक क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र से बल उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो इसमें अगर बल उत्क्रमित है, इसमें बल उत्क्रमित है तो इसमें भी बल उत्क्रमित होगा। अब अगर मैं इनके जो छड़ के ध्रुव हैं उनकी दिशा को परिवर्तित कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें बल की दिशा में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे यह सिद्ध होता है कि जो बल है वह चुंबकीय क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात जो बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। तो आपको इस हिसाब से इसको सचित्र समझाना था। प्रत्युति क्रिया का एक उदाहरण, प्रत्युति क्रिया जैसे पैर में कांटा चुभना, गर्म वस्तु को छूना, ये सारी क्या है, प्रत्युति क्रिया। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, क्योंकि जंतुओं के अंदर किसी स्थान पर अगर किसी कांटा चुभता है या गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ पर गहराई कोशिकाएं होती है,
वो आप उस आवेग को ग्रहण करके संवेदी तंत्रिकाओं तो दे देती है, संवेदी तंत्रिकाएं उन आवेगों को लेकर मेरुरज्जु तक आती है, ठीक है ना। मेरुरज्जु से वापस वो आवेग है वो चालक तंत्रिकाओं द्वारा उसे लक्ष्य अंग तक पहुंचाया जाता है, फिर वो लक्ष्य अंग द्वारा वो मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है और मांसपेशियां बाद में क्या करती है, गति करती है। तो इस प्रकार से संवेदी व चालक तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में जाकर मिलती है तो वहाँ पर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है और प्रतिवर्ती मेरुरज्जु से जो क्रियाएं हुई है उनकी जानकारी कहाँ तक पहुँचा दी जाती है, मस्तिष्क तक पहुँचा दी जाती है। प्रतिचाप का तो आपको एक नामांकित चित्र भी बनाना था। प्रति संवेदी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु तक आए, मेरुरज्जु से जो चालक तंत्रिका आ रही है, चालक या प्रेरक तंत्रिका आ रही है वो लक्ष्य अंग तक आ रही है, तो इस हिसाब से एक हाथ का चित्र बना था, उसमें एक संवेदी तंत्रिका जा रही है, एक प्रेरक तंत्रिका आ रही है और मेरुरज्जु तक जा रही है। तो इनका आपको एक चित्र समझाना था। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का, देखो अंडाशय द्वारा कौन सा होगा, एक तो एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों, दो अंतःस्रावी कौन सी, पीयूष ग्रंथि लिख देना जो वृद्धि हार्मोन से संबंधित है, एड्रिनल ग्रंथि लिख देना जिसे संकटकालीन एड्रिनलिन हार्मोन, जो संकटकालीन हार्मोन स्रावित होता है। मानव मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों का सचित्र, देखो आपने आपको एक आदमी का सचित्र हिसाब से, ठीक है ना, इस हिसाब से सचित्र बनाना था पूरे शरीर का, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पीयूषी ग्रंथि होती है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है ना, इसके नीचे पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है ना। बाद में और कौन सी होती है, यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है ना। फिर एक कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक। फिर यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय से जो अभी पढ़ा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। मादा में यहाँ पर क्या होगा, अंडाशय। तो अब देखो, अब जो एक अपनी किडनी होती है, इस हिसाब से किडनी था, किडनी के ऊपर ग्रंथि होती है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर है, जो अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है ना। तो जो एड्रिनल हार्मोन का स्रावित करते हैं, तो ये जितनी भी ग्रंथियाँ थी इनको आपको सचित्र समझाना था। अब देखो अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिप्सम, जिप्सम किस में था, 2 जल के अणु, विरंजक चूर्ण COCl2, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टो कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु। जब साधारण नमक जलीय अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो नमक NaCl, क्या जलीय H2, विद्युत धारा प्रवाहित की तो आयनों में टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन गैस बाहर निकलेंगी। अभिक्रिया से अक्सवाई गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अक्स फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। अपन जानते हैं अगर जलती मोमबत्ती को ऊपर लेकर जाते हैं तो हाइड्रोजन से क्रिया करके फटफट की आवाज़ आती है। क्लोरीन वायु जल को कीटाणु, क्लोरीन गैस किस जल को कीटाणु मुक्त करने के काम में आती। तो अक्सवाई कौन सी होंगी, उसके नाम लिखिए। तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी थी, इसमें ये लिखना था हाइड्रोजन, अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, आपको सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये आपको समझाना, अक्सवाई गैस निकलती है हाइड्रोजन व क्लोरीन, ठीक है ना। अगला था अक्स ध्वनि वायु जल को कीटाणु तो क्लोरीन करती है, उनके नाम लिखना था हाइड्रोजन क्लोरीन के नाम। अब देखो उपरोक्त सारणी में पदार्थों में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक भाई हाइड्रोजन H अम्ल किसमें, जो प्रबल अम्ल होगा जिसकी pH कम होगी उसमें H आयन ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर ये, इसकी pH सबसे कम है, बाद में 2 नंबर पर ये आ गया, फिर 3 पर ये और 4 पर ये। तो इनका आपको सिर्फ क्या है, सांद्रता, एक क्रम ही तो लिखना था हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। तो सबसे अधिक 1 नंबर पर इसको जठरस को क्या करना था, इसको 1 नंबर पर हिसाब से आरोही क्रम में कैसे भी लिख देना था। जब एक सोडियम यौगिक अक्ष को तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो तब लवण व जल व गैस वायु प्राप्त होती है। अक्ष पाव ब्रेड, देखो अपन सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन को उठाते, मुलायम पाव ब्रेड रोटी मुलायम स्पंज करने के लिए अक्ष का उपयोग, भाई ब्रेड को स्पंज करने के लिए किसका होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। अब अक्स क्या, इसकी किसके साथ क्रिया करानी है, HCl के साथ क्रिया करानी है। तो सोडियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक है ना, और क्या बना लिया,
जल और कौन सी गैस बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन ऐसे कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने अभी तो लवण बन गया, सोडियम कार्बन लवण जल बन गया, और वाई गैस, वाई कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक, ठीक है ना। अक्स, अक्स कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन का जो ब्रेड बनाने में काम में लेते हैं अपन को पता ही है। वाई को चूने के पानी में दूध दिया कर जाती है। अपन जानते हैं जो बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें CO2 गैस प्रभावित करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, जो जिससे कैसे हो जाता है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको करना था। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा कीजिए। देखो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना था, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस ओर बनता है, दर्पण के सामने की ओर, तो सामने होंगी तो फोकस दूरी एफ क्या होगी, इसमें देखो ये क्या है, माइनस के अंदर होंगी, -18 सेंटीमीटर। ये बिंब की दूरी है यू बराबर, ये हमेशा माइनस में होती है, बिंब ऊंचाई होगी एच, बिंब की 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दूरियां सारी किस में दी है, सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज क्या है, वी ज्ञात करनी है, 1/v प्लस 1/u, तो आपको 1/v ज्ञात करनी है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, तो ये मान रख देना सारे। तो बाद में आवर्धन वाला सूत्र ये ज्ञात करने ना, m बराबर h डैश बटा h बराबर -v/u, ये ज्ञात कर लेना। ये अपन को क्या ज्ञात करना था, h डैश ज्ञात करना था, तो h डैश बराबर -vh/u, ये लगा के अपन इसकी आवर्धन क्षमता व साइज गया। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस व एफ सी के मध्य बिंब को प्रतिबिंब बनना दर्शाने लिए किरण आ रहे। देखो इसने कहा अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस एफ व सी के मध्य, बिंब को कहाँ रखना है आपको, एफ व सी के, जैसे ये है अवतल दर्पण है, जैसे ठीक है ना, ये सी है, ये एफ है, बिंब को एफ व सी के मध्य रखना है, ये रख दिया, बिंब को एफ व सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपन जानते हैं जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएंगे, परावर्तन के साथ फोकस के अंदर से गुजरेंगी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना एक चीज को आपको, कि अगर जैसे यहाँ पर वक्रता के अंदर या उससे पहले अगर बिंब रखें, तो जो दूसरी प्रकाश किरण वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस के अंदर से। लेकिन अगर फोकस के अंदर पर रख दिया, या फोकस के अंदर व वक्रता के अंदर के बीच रख दिया, तो दूसरे प्रकाश की किरण फोकस के अंदर से नहीं गुजर पाएंगी। तो अपन जाते हैं कि जब जो कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर से गुजरती है, तो बिना मोड़े वो सीधी निकल जाती है। तो ये जहाँ पर जैसे ये आएगी, ये यहाँ पर आकर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा, ठीक है ना। ये किरण आ रही है, एक तरह से बताना था। अगला, लेंस की क्षमता से क्या क्या तात्पर्य। देखो लेंस की क्षमता, अगर किसी लेंस में अभिसारण और अपसारण करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने जैसे P बराबर क्या होता है, 1/f, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। अब ये एक डायोप्टर P दे दिया मान, लेंस ने, लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये ज्ञात करने वजह में इधर आ जाएंगे, P इधर आ जाएगा, तो f बराबर 1/p, तो क्या होगा 1/2.0, तो इसके अंदर 1 है, पॉइंट के बाद में 0 कोई महत्व नहीं है, तो 1 के अंदर 2 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 0.5। अब फोकस दूरी हमेशा किस में काम लेते हैं, ध्यान रखना, किस में, मीटर में, ठीक है ना। तो किस में आएंगी, अपने ये मीटर के अंदर। किस प्रकार का लेंस है, प्लस में है, तो ये भी प्लस में आएगा उत्तर, तो प्लस में आएगा। लेंस पूछा है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब की इधर बनता है पीछे, तो उसमें फोकस दूरियां कैसी होती है, धनात्मक, तो लेंस कौन सा हुआ, उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनना चाहिए था। अब अवतल लेंस की पूछा इसने, एक अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस का आपको एक किरण चित्र पूछा है, जैसे बिंब, ये क्या हुआ, f1 2f1 f2 2f2। अब आपको एक किरण चित्र बनाना है। अपन जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होंगे उसमें अगर बिंब को कहीं पर भी रख दिया, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें काल्पनिक बनता है, अर्थात किस ओर बनता है, इधर ही बनता है, सामने की ओर ही, और कैसा होता है, सीधा, तो अवतल लेंस के अंदर, ठीक है ना। तो बिंब को कहाँ रखो आप, बिंब को कहीं रख दो अनंत व फोकस के अंदर के मध्य कहीं पर भी रख दो, जैसे यहाँ रख दिया मैंने,
तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जाएंगी और कहाँ होंगी, निकल गई, ठीक है ना। तो इसको पीछे की ओर कहाँ मिलाते हैं, फोकस के अंदर से मिलाती इधर बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगली प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, अपन जानते हैं ना, जो प्रकाश के अंदर से जो प्रकाश किरण गुजरेंगी वो सीधी मुड़ी बिना मुड़े ही निकल जाती है। तो दोनों कहाँ मिलती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से किरण चित्र बना दें। इस प्रकार से अपने जो प्री बोर्ड में पेपर दिया है वो लगभग 80 से 85% तक आपका प्री बोर्ड वाले तीनों पेपरों में से प्रश्न आए हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।